सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडु ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत से लोगों के मन में अब भी भ्रम है कि प्रधानाध्यापक भर्ती 2026 के जो अशासकीय विद्यालयों के लिए आने वाले हैं, तो उनमें किस तरीके का प्रश्न पत्र आएगा और कैसे प्रश्न आएंगे। तो आज उनकी शंका को मिटाने के लिए या उनके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं और यह मॉडल पेपर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर के सभी 120 प्रश्न नवीनतम सिलेबस और पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित हैं। मैं हर प्रश्न का सही उत्तर, उसका छोटा सा तर्क और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बताऊंगा, इसलिए क्लास को बीच में मत छोड़िएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सुनिश्चित किया गया है बोर्ड के द्वारा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने इस पेपर को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। और सबसे पहले समसामयिकी से क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समसामयिकी की दृष्टि से। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुनील अरोड़ा, अरुण गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान में इसी पद पर कार्यरत हैं। इनके पहले राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो कंफर्म हो गया कि ज्ञानेश कुमार वर्तमान में हैं और राजीव कुमार इनके पहले थे और उनकी डेट भी कंफर्म हो गई। और यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 9 व 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी और इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग ये भी अनुमान लगाते रहिए कि कितने क्वेश्चंस आपके द्वारा अभी, जब तैयारी नॉर्मल चल रही है तो आप सही कर रहे हैं, और ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा कि इस प्रश्न कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान भारत रत्न है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में स्थित है। इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में स्थित है। कंफर्म हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017। तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ये बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और इसकी डेट कब? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को जानकारी होगी कि विश्व पर्यावरण
5 जून को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी और विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई और 1973 से यह प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर और 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। आप लोगों को क्वेश्चन से आसान लग रहे होंगे, लेकिन अभी आगे देखना कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा भ्रमित करने वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है महिला सुरक्षा अभियान से संबंधित है, भारतीय सैन्य अभियान है अर्थात, और सी ऑप्शन है स्वच्छता अभियान और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भारतीय सैन्य अभियान। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी को पता होगा कि भारत द्वारा मई 2025 में चलाया गया एक भारतीय सैन्य अभियान था। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास। खेलो इंडिया का कृषि विकास से कोई तात्पर्य ही नहीं मिलता है। बी, खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान करना तथा उन्हें प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ये तो विश्व पर्यावरण दिवस है, और 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 जून को विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये जो है इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इसे मान्यता दी थी और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को लेकिन पता होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। देखिए, कंपटीशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन आप आम लोग कर लेंगे, लेकिन 70 के ऊपर के क्वेश्चंस बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अर्थात जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है वो 70 और 75 क्वेश्चंस के बाद करना असंभव सा लगने लगता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूरा पेपर आप देखेंगे तो देखेंगे क्या पैटर्न रहा है इस मॉक टेस्ट को बनाने का, इस मॉडल पेपर को बनाने का, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इसमें हमने समाहित किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है।
वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1940, 1942, 1930, 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक, याद रखिएगा सभी लोग, ग्वालिया टैंक के मैदान, और वर्तमान में इसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, में स्थानीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया और उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा भी यहीं से दिया था। तो कंफर्म हो गया होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता होगा, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर के इसका समापन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कंफर्म हो गया होगा, ये इसका जो है आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ और भाग फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग थर्ड में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन थर्ड में किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग थर्ड में दिए गए हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239, इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग के द्वारा, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस हो या आरओ हो, सब में इस तरीके की ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? इसका 42वां, 44वां, 73वां और 86वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय शामिल किए गए थे। पंचायतों में विषय कितने शामिल किए गए थे? 29 विषय शामिल किए गए थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और कौन कौन से हैं? तो एक है लोकसभा और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। इनका
लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड है या पिट्यूटरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर की लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है और लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम वजन की होती है। यह पित्त का निर्माण करती है तथा भोजन के पाचन, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने, ऊर्जा संग्रह और चयापचय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है दूध, आंवला, चावल, दाल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और ये विटामिन सी स्वस्थ रखने, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। त्वचा की समस्याओं को भी विटामिन सी दूर करती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग एक होता है, तो स्कर्वी रोग भी हो जाता है। तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत अगर देखा जाए तो आंवला सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा, WBC। तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का या खून का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं RBC में पाया जाने वाला लौह आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ये शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती में पूछे जाएंगे। ये सिलेबस में दिया गया है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड। 24 का आंसर बी हो जाएगा, CPU। इसको फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि यह सभी निर्देशों को संशोधित या संसाधित करता है, प्रोसेस में लाता है तथा कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, www का पूर्ण रूप क्या है? तो 25 का आंसर www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और वेबसाइटों का एक विशाल नेटवर्क है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में विकसित किया था। कब किया था? www का विकास टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में किया गया था। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको आप सभी लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो ना पता हो उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर का सिलेबस ऐसा ही होगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमेल का आविष्कार बिल गेट्स ने किया, रे टॉमलिंसन ने किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया, चार्ल्स बैबेज ने किया। तो बिल गेट्स कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने 1971 में। कब किया था? 1971 में ईमेल का आविष्कार किया। उन्होंने ही ईमेल पते में @
जिसको हम ऐड चिन्ह का उपयोग शुरू किया, जो आज भी ईमेल एड्रेस का महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो इसका हो जाएगा बी, राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 27 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टीबिया, रेडियस और ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फीमर जो होती है, यह जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की फीमर हड्डी सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। यह कूल्हे हिप को घुटने से जोड़ती है। हिप को किससे जोड़ती है? नी से जोड़ती है, अर्थात हिप को घुटने से जोड़ती है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लियर एसिड, डिजिटल न्यूक्लियर एसिड और डबल न्यूक्लियर एसिड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी इसमें जीवों के वंशागत गुण और शरीर के विकास एवं कार्यों से संबंधित अनुवांशिक जानकारी संग्रहित रहती है डीएनए के माध्यम से। तो ए ऑप्शन इसका राइट है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट का संकेत क्या है? 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट का संकेत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, HTTPS। हाइपर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट और T फॉर जो है ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल और S फॉर ये यहां पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल शेयरिंग कहा जाता है। सुरक्षित वेबसाइटों के लिए उपयोग किया जाता है ये सुरक्षित। इसका आंसर जो है HTTPS कहा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ इसमें डेल्टा एंक्रिप्ट होता है, जिससे जानकारी सुरक्षित रहती है। ब्राउजर में HTTPS वाली वेबसाइट के साथ ताले का चिन्ह भी दिखाई देता है। एक ताले का चिन्ह यहाँ पे दिखाई देता है। एक HTTP भी होता है, थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, लेकिन HTTPS यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ICT। ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो ICT इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना के संग्रह। ICT इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसका सूचना के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और संचार के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों से है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, स्मार्ट बोर्ड आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्यार्थी शब्द। अब देखिए ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन आपके 30 हो गए। अब आती है हिंदी, और विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द, तो इसको हम संधि विच्छेद इसका करेंगे, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला, विद्या का इच्छुक। तो यहां पे जब बीच में का की के आ जाए तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पे ए समास हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्या, ये यहां पे तत्पुरुष समास है, कर्मधारय हो नहीं सकता, द्वंद्व भी नहीं हो सकता, बहुब्रीहि, क्योंकि विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, विद्या का जिज्ञासु। तो जब का की के हो तो तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल का पर्यायवाची है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पवन, नीर, अग्नि, धरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल का पर्यायवाची नीर होता है, पानी होता है, वार भी होता है, तोय, और तोय भी इसका पर्यायवाची होता है, सलिल भी होता है। तो अंबुज भी इसे कह सकते हैं, अंबु। अंबुज तो
हो जाएगा कमल, तो यहाँ पे अम्ब भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये नीर, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। अंधकार का विलोम, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम उजाला, रात, दीपक, चांद, उजाला होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंधकार का वैसे तो प्रकाश होता है, लेकिन यहां पे प्रकाश की जगह पर उजाला किया गया, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, अमर, अमूल्य, अनस्वर, अजर। तो अमर यहां पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमूल्य जिसका मूल्य ना हो, अनस्वर जिसका नाश ना हो, तो यहाँ पे जो कभी ना मरे लिखा गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे अनस्वर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जिसका कभी नाश ना हो तो दिया गया होता तो अनस्वर करते, लेकिन जो कभी ना मरे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला क्वेश्चन है 35। हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है निष्क्रिय बैठना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी आसान है, लेकिन हिंदी भी आपके कंपटीशन को और बढ़ाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ है भोजन, अधिक भोजन करना। हर काम में अधिकता हानिकारक है। बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि हर काम में अधिक हानिकारक होता है, इसीलिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जयते। अगला क्वेश्चन है निश उपसर्ग से बना शब्द है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा निष्कपट। निष्कपट, नी धन कपट, ऐसे लिखेंगे इसको, नी और प्लस कपट। तो ये जो बिंदियां होती हैं, ये जब जुड़ता है वो वाक्य, तो ये आधा शा का रूप ले लेता है, तो निष्कपट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदार का में प्रत्यय है, तो ईमानदार में प्रत्यय है दार। क्या है, ईमान प्लस दार, ईमान प्लस दार। ईमान ये जो है, ईमान यहां पे नाउन हो जाएगा, और दार भी ये जो है, दार का मतलब होता है युक्त। क्या होता है, युक्त या वाला, युक्त या वाला। तो ईमान वाला या ईमान से युक्त, तो यहां पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, फिर भी हम लिखते वक्त गलत भी कर देते हैं। आशीर्वाद, ए ऑप्शन बी, और आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये जो वाद है, वाद से पहले रा लगना था, तो वा पर लगाना है, इसीलिए आशीर। लेकिन मोस्टली लोग कैसे आशीर्वाद इस तरीके से लिख देते हैं, यह गलत होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। राम विद्यालय गया, यह कौन सा वाक्य है? यह सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य की पहचान होती है केवल एक क्रिया दी गई होती है या एक उपवाक्य होता है। दूसरा 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो विद्या प्लस आलय, ये ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। और इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। क्यों है? क्योंकि जब छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण के बाद कोई स्वर आता है, तो क्रमशः या वा रा, या वा रा का आदेश हो जाता है। इसीलिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो यहां पे आ प्लस आ मिलकर के उच्चारण में या का संयोग बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कंफर्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 42। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची पंकज, पुष्प, तरु, पल्लव, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
कमल के अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे पंकज तो यहां लिखा हुआ है, सरोज होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है, जलज होता है, राजीव भी होता है और अंबुज आदि कमल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। दुर्जन में उपसर्ग है, दुर्जन में उपसर्ग है तो 43 में बी ऑप्शन हो जाएगा, दूर, ये उपसर्ग लगी हुई है। जन जो है यहाँ पे शब्द है, तो दुर्जन और दुर माने होता है बुरा या कठिन या दोषयुक्त, तो जन आदमी हो जाएगा, इसीलिए जन मूल शब्द है और दुर ये उपसर्ग है। दुर, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। सरकारी पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, आधिकारिक सूचना देना। सरकारी पत्र का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक सूचना देना होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूर्ण 45 क्वेश्चन आते हैं। अगला विराम चिन्ह ये वाला कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को इस तरीके से लिखते हैं, पूर्ण विराम को ही ये जो है यहां दर्शाया गया। अल्प विराम कामा होता है और योजक का मतलब ये वाला चिन्ह होता है, जैसे दिन रात के बीच में लगाया जाता है और योजक के बीच इस डैश को योजक बोलते हैं हिंदी में, और इसका और होता है जैसे दिन रात, आकाश पाताल, तो ये जो है योजक चिन्ह होता है। समझ में आ गया होगा ये कौन सा चिन्ह है? तो ये पूर्ण विराम है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 46 पर। 46 पर चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव माने होता है बहादुर। बहुत ही अंग्रेजी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। इसका ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, और बहादुर का सिनोनिम बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल्ड। कोवार्ड मीन्स कायर होता है, वीक माने कमजोर होता है, और लेजी मीन्स आलसी होता है, आलसी। तो यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ब्रेव का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और अब इसको एंटोनिम विलोम हमें तलाशना है, तो ओल्ड नहीं होगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, प्राचीन का अपोजिट हो जाएगा आधुनिक। हिस्टोरिक ऐतिहासिक होता है, ट्रेडिशनल पारंपरिक होता है, तो हो नहीं सकते, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक। शी इज गुड इंग्लिश, तो इन हो जाएगा गुड इन इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश, ऑन विद। तो जब कभी गुड लिखा हो और किसी भाषा या किसी वस्तु में एक्सपर्टनेस की बात हो, तो हम जो है एट का प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। गुड एट का प्रयोग किसी विषय, कौशल या कार्य में दक्षता बताने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में दक्षता की बात की गई, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कई शब्दों के या कई शब्दों का एक शब्द लिखना है। जैसे अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। स्कॉलर कहेंगे, स्कॉलर माने विद्वान होता है, नहीं। इलिटरेट क्या कहेंगे? इलिटरेट। अशिक्षित कहेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टीचर पढ़ा लिखा होता है, राइटर भी पढ़ा लिखा होता है, तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। चेंज इनटू पैसिवाइज। दे प्ले क्रिकेट। अब इसको पैसिवाइज करना है। पैसिवाइज करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन हम पढ़ ले रहे हैं, तो देखिए दे प्ले, तो इसको जब बनाओगे तो क्रिकेट, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और प्ले है इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम,
तो ये कहां पे लिखा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट वाज, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो आई यहां पे ये फर्स्ट पर्सन है, आई, ये एक रूल होता है SON अपान 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट पे ही दिया गया है तो इसको बनाओगे ही सेड दैट कंजक्शन लगा दोगे, ही वाज हैप्पी, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, इज एमआर को वाज वेयर कर देते हैं, ए ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अब आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इन्वायरमेंट कौन सी स्पेलिंग सही है, तो इसका ए ही ऑप्शन सही है। इन्वायरमेंट को ENVIRONMENT से लिखते, इन्वायरन और मेंट से लिखते हैं, बाकी सब में डी ऑप्शन और ये BCD गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून ये जो है इसका अर्थ होता है, वंस इन अ ब्लू मून, ये क्वेश्चन नंबर था, इधर थोड़ा सा हट गया। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है बहुत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ या बहुत दुर्लभ होता है। तो एवरी डे, वेरी रियरली, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून फ्रेज का या इडियम्स का मतलब होता है वेरी रियरली। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, ही टू स्कूल एवरी डे, जब एवरी डे आ जाए, ऑफन आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही गोज, बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। 55 क्वेश्चन पे आर्टिकल हमें सिलेक्ट करना है, ही इज, अब डॉट डॉट है, ऑनेस्ट मैन, तो आ भरोगे, एन भरोगे। देखिए इसको ऑनेस्ट पढ़ते हो, नेस्ट, और ऑनेस्ट को पढ़ने में आ जो है हिंदी की वर्तनी के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे आ जो दिया गया है ये क्या है, स्वर है, तो स्वरों के आगे आयन का यूज करते हैं, इसलिए बी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगला क्वेश्चन है 56, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन चिल्ड्रन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, अपोजिट ऑफ विक्ट्रीज, विक्ट्री माने होता है जीत, तो जीत का अपोजिट हार हो जाएगा, क्या होगा, हार। आप देखते हैं ऑप्शंस को, सक्सेस सफलता हो जाएगी, डिफीट हार हो जाएगी, क्या, विक्ट्री का बी ऑप्शन राइट है। विन माने भी जीत होती, अचीवमेंट मींस उपलब्धि होती है, तो बी ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, व्हिच पंक्चुएशन मार्क इन्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन सा मार्क लगाया जाएगा, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया जाता है, ये लगाया जाता है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस इंट्रोगेटिव मार्क को आप लोग लगाएंगे, यहां पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 59 है, शी हैज लिव्ड हियर। आप यहां पे फार भरोगे या सिंस भरोगे, फ्रॉम भरोगे या बाई भरोगे, तो यहां पे क्या भरोगे, सिंस। ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2025। सिंस जो है का प्रयोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है। अगला देखिए सेंटेंस है,
60 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसको हमें बहुत ही अच्छे से देखना है क्योंकि एक जैसे सब दिखाई देंगे, गलत कहां पे है ये हमें चूज करना है। तो ही डोंट लाइक टी, डोंट लाइक हो ही नहीं सकता, ही के साथ डज होना चाहिए था, ये तो रॉन्ग हो गया। ही डज नॉट लाइक्स टी, अब देखो यहाँ पे लाइक्स है, जबकि डू या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है, तो यह भी गलत हो गया। ही डज नॉट लाइक टी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला ही नॉट लाइक, इससे ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 आते हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। यदि आप लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 का वीडियो हमारा देखा होगा, हमारे चैनल को आपने देखा होगा, तो बहुत ही अच्छे से इस एक्ट को परिभाषित किया गया था, उद्देश्य बताए गए थे, कौन कौन सी इसमें योजनाओं की सिफारिश की गई थी शिक्षा के लिए। तो वहीं पर 1 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए अलग से धन आवंटित किया था। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, मैकाले का प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया गया? तो मैकाले का प्रसिद्ध मिनट 1813, 1835, 1854, 1882, 35 कब प्रस्तुत किया गया? 1835, 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन ये 2 फरवरी कब किया गया था? 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें उन्होंने भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, ये क्वेश्चंस अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस देखना, जब एग्जाम होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उस डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का संविधान, आधुनिक शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा योजना। 63 का आंसर हो जाएगा ए। इसे सर चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया था। वुड्स डिस्पैच को किसने? इसे सर चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया था। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखी थी और इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 64, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 64 का आंसर हो जाएगा 1882। सारी क्लासेस में ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यदि हमारी आप लोग पढ़े हो, यूनिट 3 की क्लासेस हैं, उनमें ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। बी आंसर है इसका। तो 1882 आंसर हो जाएगा। में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड रिपन, किसने किया था हंटर आयोग का गठन? रिपन ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर, विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने 1882 में अपनी अध्यक्षता या अपने इस संगठन करके और कई शिक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव की सिफारिशें की थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? 65 क्वेश्चन नंबर 65 है। तो ये सैडलर आयोग का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है और इसका गठन 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। इसके अध्यक्ष माइकल अर्नेस्ट सैडलर थे। इस आयोग का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा करना था, लेकिन इसकी सिफारिशें पूरे भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। वर्धा शिक्षा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेहरू, टैगोर, विवेकानंद से वर्धा के बारे में कोई समझौता नहीं किया गया था, अर्थात इनसे कोई लगाव नहीं है। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में शहर में
भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, तो इन्होंने कहा था कि बच्चे स्कूलों में श्रम को भी करेंगे और साथ साथ में शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67, सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1944 सार्जेंट योजना 1944, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, नई तालीम का प्रतिपादन किसने किया? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, ये सभी जो है एक दूसरे के नामकरण हैं। तो गांधी जी के द्वारा ही नई तालीम का प्रतिपादन किया गया था। ए ऑप्शन यहां राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है? विश्वविद्यालय शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है या पूर्ण शिक्षा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राधा कृष्णन आयोग का संबंध या इस राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 कब किया गया था? 1949 में किया गया था, भारत सरकार ने किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली थे। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा एवं सुधार करना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। कोठारी आयोग का कार्यकाल था, कोठारी आयोग का कार्यकाल कितना था? ये अब आते हैं 71, कोठारी आयोग का मुख्य आधार क्या था? कोठारी आयोग, ये थोड़ा सा कंप्यूटर भाग गया था उंगली लगने से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, कोठारी आयोग का कार्यकाल था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1964 से लेकर के 1966 तक डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य आधार क्या था? समान शिक्षा प्रणाली। ए ऑप्शन तो ए हो जाएगा। निजीकरण, विदेशी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो आई थी, भारत की पहली शिक्षा नीति थी। यह कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समान शिक्षा प्रणाली था कि सबको एक समान शिक्षा भारत देश में प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? RTE कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2010 कब लागू हुआ? सी ऑप्शन राइट है। 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था। ये इसका जो RTE संसद में पारित कब किया गया था? 2009 में। और इसको लागू कब किया गया था? 2010 में। और कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 72 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 73, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 प्रणाली के स्थान पर कौन सी संरचना अपनाई गई है? 2020 की जो शिक्षा नीति आई, तो इसमें कौन सी, इसका ऑप्शन तो ए सही है। कौन सा ऑप्शन? ए सही है। 5+3+3+4। तो 5 जो है ये फाउंडेशन स्टेज मानी गई है। 5 ईयर क्या है? ये फाउंडेशन स्टेज मानी गई है। इसमें 3 वर्ष प्री स्कूल अर्थात आंगनबाड़ी या अन्य, और 1 और 2 क्लास जो है ये फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर 3 वर्ष ये प्रीपेरेटरी जिसको बोलते हैं, अर्थात कक्षा 3 से लेकर के 5 तक अध्ययन करेंगे। और फिर 3 वर्ष 6 से लेकर के और 8 तक अध्ययन करेंगे। और फिर 4 ये जो है 9th से लेकर के और 12 तक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है रोजगार चरित्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद के द्वारा चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध शिक्षा संदेश है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध शिक्षा संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान, करो या मरो, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब अलग ऑप्शन है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बी ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 से आते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश, काफी लंबी क्लास संभवतः हो गई है, थोड़ा सा जो है मन भ्रमित होने लगता है, लेकिन आप लोग लगे रहिए। ये क्वेश्चंस अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको मैं भी अब अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश भी कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 76 का आंसर हो जाएगा 1921। 1921 इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जो राज्य में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर है या वाराणसी है? तो यूपी बोर्ड का मुख्यालय सभी को पता होगा प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई, 1956 में हुई, 1968 में हुई या 1975 में हुई? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, 1961 में हुई। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 11 सितंबर 1961 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक निर्माण और शिक्षकों के प्रशिक्षणों में सहायता प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फिर से एक बार पढ़े दे रहा हूं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया गया है शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या विकास। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पर। सीबीएसई का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण रूप है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका जो है पूर्ण रूप हो जाएगा। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का उद्देश्य है। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं गुणवत्ता। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2009 में किया गया था और
ये गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक की शिक्षा को विकसित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? विद्यालय निर्माण। शिक्षा सेवा चयन आयोग विद्यालय निर्माण नहीं करता है, परीक्षा का भी संचालन नहीं करता है, पुस्तक का भी प्रकाशन नहीं करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शिक्षकों का चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में जो हमने यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं तो उसमें से आप लोग सही कर सकते थे। तो हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कितने, अगर यदि ऐसा पेपर आए तो कितना मेरिट जा सकता है या कितने गुणांक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। 83 देखते हैं, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां पर है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब? 1921, 1947, 1951, 1961। तो 84 का आंसर हो जाएगा 1947। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1947 में हुई। परिषद ने अपनी परीक्षाएं 1948 से आयोजित करनी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, शिक्षा विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी नहीं होता है शिक्षा विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा निदेशक। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय मान्यता प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है। बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और ये जो है मान्यता उपलब्ध करा करके विद्यालयों, क्योंकि जो उनके भवन अच्छे होते हैं और अनुशासन और बच्चों में शिक्षा प्रदान करने का अवसर और प्रशिक्षित अध्यापकों को देख करके विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य है केवल परीक्षा, समग्र शिक्षा, केवल रोजगार और खेल। तो क्या माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य है समग्र विकास? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत, समग्र विकास के अंतर्गत बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक तथा सृजनात्मक विकास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, विद्यालय निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दंड देना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, भवन देखना, फीस वसूलना। तो 88 का आंसर हो जाएगा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। विद्यालय निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था को देखेंगे, रखरखाव देखेंगे, बिल्डिंग को देखेंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास का भी निरीक्षण होता है। तो इससे शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होता है। यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का मुख्य उद्देश्य। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय विकास में सहभागिता। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? विद्यालय विकास में सहभागिता, अर्थात बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 90 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौशल एवं समग्र विकास। कौशल एवं समग्र विकास पर
नेप 2020 में विशेष बल दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रबंधक होता है, प्रधानाचार्य होता है, या वरिष्ठ शिक्षक होता है, या लिपिक होता है? अब देखिए इसमें प्रधानाचार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस समाहित किए गए हैं। तो विद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख प्रधानाचार्य होता है। बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रधानाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व क्षमता। कौन सा? नेतृत्व क्षमता। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रधानाचार्य की होती है। अध्यापकों के सहयोग से अनुशासन मेंटेन करता है, लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी यदि देखा जाए तो प्रधानाचार्य की ही होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का आधार है सहयोग एवं समन्वय। बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस देखने में आसान है, लेकिन ये देखा नहीं होगा तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पूरे मनोयोग से इन क्वेश्चंस का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस पे देखना कंपटीशन में लड़ाई होगी, फाइट होगी। तो क्यों ना हम बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है 95। शिक्षक निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य है दंड देना, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार, वेतन रोकना और स्थानांतरण करना। तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार। शिक्षक निष्पादन मूल्यांकन, यह शिक्षक निष्पादन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन कर उनकी शिक्षक गुणवत्ता, दक्षता एवं व्यावसायिक विकास में सुधार करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विद्यालय विकास योजना एसडीपी तैयार करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः किसका है? विद्यालय विकास योजना एसडीपी तैयार करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः किसका है? तो 96 एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एसडीपी का मतलब होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका? तो ये प्रधानाचार्य का होता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। विद्यालय में निर्णय लेने की सर्वोत्तम शैली है लोकतांत्रिक। तानाशाही, निरंकुश, उदासीन होने पर विद्यालय नहीं संचालित हो सकता है सुनियोजित रूप से। ए ऑप्शन इसका राइट है, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। और 98 पर आते हैं। प्रधानाचार्य को सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले छात्र हित का ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। विद्यालय समय सारणी बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? तो विषय एवं शिक्षक उपलब्धता, केवल अवकाश, केवल खेल, केवल परीक्षा। तो ए ऑप्शन इसका भी राइट है। विषय एवं शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रख करके समय सारणी सुनियोजित बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। पीटीए का पूर्ण रूप है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ए राइट हो जाएगा, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ए विकल्प यहाँ पे क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। विद्यालय में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावी बनाना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आईसीटी इंफॉर्मेशन, एक बार पुनः याद कर लीजिएगा आप लोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। आरटीआई पूर्ण रूप है, आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो 102 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। ए ऑप्शन राइट है। और ये कब भारत में लागू हुआ? तो 2005 में भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं, आरटीआई अर्थात सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अभी हमने बताया था किस वर्ष लागू हुआ, तो तुरंत आंसर आप लोग देंगे 2005 अर्थात 2005 में
लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 104, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 104 का आंसर हो जाएगा 2011, 2012, 2013। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 9 दिसंबर कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार सामान्यतः किसे होता है? तो प्रधानाचार्य को होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय अभिलेखों का सही रखरखाव क्यों आवश्यक है? कानूनी एवं प्रशासनिक आवश्यकता। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेवा अभिलेख एवं अवकाश प्रबंधन के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, विद्यालय में अभिलेखों का संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? भविष्य के संदर्भ एवं सत्यापन हेतु। ए ऑप्शन यहां भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, कार्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यों का सुचारू संचालन। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहां पे ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय वर्गीकरण एवं अनुसरण प्रणाली का उद्देश्य है विद्यालय गुणवत्ता का मूल्यांकन, कर संग्रह, खेल आयोजन, भवन निर्माण। तो ए ऑप्शन इसका भी विद्यालय वर्गीकरण एवं अनुश्रवण प्रणाली का उद्देश्य विद्यालय गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है 111, विद्यालय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का नियोजन, परीक्षा लेना, भवन निर्माण, खेल प्रतियोगिता। तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, आय व्यय का नियोजन विद्यालय बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। और 112 क्वेश्चन, पीएफएमएस का पूर्ण रूप है? पीएफएमएस का पूर्ण रूप है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113, जीईएम पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको क्या फुल फॉर्म होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये सरकारी रसीद इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सरकारी रसीद के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, जीएसटी का पूर्ण रूप है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस किससे संबंधित है? तो पेंशन से संबंधित है, या छात्रवृत्ति या बीमा या बैंकिंग। तो ये पेंशन से संबंधित है। यहां पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्र नामांकन एवं पोषण बढ़ाना, खेल बढ़ाना, पर्यटन, बैंकिंग। तो छात्र नामांकन बढ़ाना मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य। ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कार्य। ए ऑप्शन ही इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं, दीक्षा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दीक्षा पोर्टल का उपयोग डिजिटल शिक्षक सामग्री के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन 119 पर आते हैं, देखते हैं निष्ठा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माध्यमिक में आप लोग कार्यरत हैं तो निष्ठा तो बिल्कुल आपके बारे में पता ही होगा। कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये जो है शिक्षक
प्रशिक्षण के लिए है। ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और 120 अर्थात 120 क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, 120 क्वेश्चंस जो हमने बहुत ही अपने सिलेबस के अनुसार या आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया सिलेबस जो है उसके अनुसार यहाँ पे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। लेकिन अब आप लोग बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, कमेंट अवश्य करिएगा। और यदि प्रत्येक संडे को आप लोग चाहें तो इसी तरीके का मॉक टेस्ट, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को सिलेबस कंफर्म होता रहेगा और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जब 120 प्रश्न हम एक साथ देखते हैं तो हमारे ऊपर एक जो दबाव दिखाई देता है, तो उस तनाव को भी हम कैसे कम करेंगे। तो बराबर प्रत्येक संडे को हम आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। कैसा पेपर बना, इस पर भी आप लोग कमेंट एक प्यारा सा जरूर करिएगा। आगे आप लोग यदि पसंद आई हो क्लास तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। और क्वेश्चंस कैसे रखे गए थे, इन क्वेश्चंस के बारे में एक कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।